हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को करिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक संतुलित आहार से बनाया जा रहा है। संतुलित आहार में आज हम बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और ये किस तरह से जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसे इंग्लिश में हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट कहते हैं। तो संतुलित आहार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वह आहार होता है जिसमें या हमारे भोजन में हमारे पेन का कलर हमारे भोजन ये तो बेकार ही है। हमारे भोजन में जब सभी आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो ऐसा भोजन जो है, ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। एक संस्था है ICMR, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है। इसकी फुल फॉर्म हम आपको बता दें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में स्थापित है। इसने जो संतुलित आहार की डेफिनेशन दी है वह कुछ इस प्रकार से है। इसके अनुसार देखिए, संतुलित आहार की जो डेफिनेशन है वह है, संतुलित आहार वह आहार है, संतुलित आहार वह आहार होता है, वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा तथा अनुपात में उपस्थित होते हैं। अब कौन कौन से तत्व जो हैं संतुलित आहार में होने चाहिए, जो होंगे वो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पर आता है वसा। नंबर 3 पर आता है खनिज लवण और नंबर 4 पर आता है विटामिन्स, और जो अंत में बचता है वह है जल। ये 5 तत्व जब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा खनिज लवण और विटामिन, तथा 5वां जो है वो जल, इनकी संतुलित व पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है, जिसे हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखते हैं। आगे की अगर हम बात करें, स्टूडेंट ध्यान रखने योग्य बात यहां पर यह है कि संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता है। अर्थात ये स्त्री तथा पुरुषों के लिए
अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ये जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसा एक जैसा नहीं होता, ये सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका संतुलित आहार अलग होगा, कोई बालक है तो उसका जो है संतुलित आहार अलग होगा, या जो गर्भवती स्त्री है उसका जो है आहार अलग अलग होगा। अब हम यहाँ हेडिंग करते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो संतुलित आहार निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। कौन कौन से वे कारक हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। नंबर 1 हो जाएगा उम्र। उम्र जो है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाली प्रमुख कारक है, क्योंकि बालक, वृद्ध, स्त्री व किसी बीमार, इन सभी व्यक्तियों का आहार कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये वृद्ध, स्त्री और बीमार, बालक और बालिकाओं का आहार जो है वो अलग अलग होता है। तो उम्र जो है संतुलित आहार को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करती है। नंबर 2 पर आ जाएगा लिंग। लिंग से मतलब है स्त्री तथा पुरुषों। स्त्री तथा पुरुषों का आहार जो होता है वह भी अलग अलग होता है, क्योंकि स्त्री की अपेक्षा पुरुष को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब स्त्री गर्भावस्था के दौर से गुजर रही होती है तो उसकी पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। या फिर धात्री हो तो धात्री में उस समय जो है जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वे उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 3 पर आता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता से तात्पर्य यह है कि काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका संतुलित आहार अलग होगा और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनका संतुलित आहार अलग होगा। तो इस तरह से ये प्रभावित करते हैं। अगला नंबर है जलवायु तथा मौसम। जलवायु तथा मौसम अर्थात जो संतुलित आहार होता है उस पर जलवायु और मौसम का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा सबसे पहले उम्र, दूसरा लिंग, फिर क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मतलब कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता का भी संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जलवायु तथा मौसम का, जलवायु तथा मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 5 नंबर पे जो आता है वह हो जाएगा विशेष शारीरिक अवस्था। विशेष शारीरिक अवस्था। विशेष शारीरिक अवस्था से मतलब है गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, धात्री होने पर या रोगी होने पर संतुलित आहार की कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। जो आपको आवश्यक तत्व जरूरत होंगे वही दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है एक्स्ट्रा आपको पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराए जा सकेंगे। तो ये जो है सभी तत्व कारक मिलकर संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले हमने देखा था उम्र थी। उम्र, हर एक उम्र का संतुलित आहार अलग अलग होता है। उसके बाद लिंग था, अर्थात स्त्री और पुरुषों का आहार अलग अलग होता है। दूसरा जो था वह था क्रियाशीलता या स्वास्थ्य। तीसरा स्वास्थ्य और चौथा हो जाएगा क्रियाशीलता। क्रियाशीलता अर्थात कार्य करने की क्षमता, और फिर लास्ट था विशेष शारीरिक स्थिति। तो ये सभी जो है संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। अच्छा, संतुलित आहार प्रतिदिन ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है, तो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग करते हैं संतुलित आहार
मैं प्रतिदिन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। आपका जो संतुलित आहार होता है वह ग्रुप में विभाजित किया जाता है। तो जो ग्रुप होते हैं वह सबसे नंबर 1 होता है उसमें, एक तो ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त करने वाले ग्रुप, कैलोरी प्राप्त करने वाले पदार्थ या वस्तुएं, अर्थात इस श्रेणी में वे पदार्थ व अनाज रखे जाते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा किस किस से प्राप्त होती है? जैसे अनाज, अगर अनाज की हम बात करें तो सबसे पहले चावल, गेहूं जो हम प्रतिदिन अपने भोजन में लेते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, ये बाजरा, अन्य जो खाने योग्य क्रियल्स होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा जो आता है, कुछ कंद होते हैं एवं कुछ जड़ें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो इन्हें हम कंदमूल कहते हैं। जैसे आलू हो गया, आलू एक कंद है, तना है। मीठा आलू हो गया, तो मीठा आलू, रतालू हो गया, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा को प्रदान करने वाले ग्रुप पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वो प्रोटीन प्राप्ति करता है, यानी प्रोटीन की आपूर्ति करने वाले, प्रोटीन की आपूर्ति करने वाले ग्रुप। तो इसमें मुख्य रूप से दालें, सभी दालें प्रोटीन की उच्चतम स्रोत होती हैं। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू और मूंगफली, यह भी जो हैं प्रोटीन उत्पादक पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त दूधों से प्राप्त उत्पाद में प्रोटीन बहुत होती है, जैसे पनीर, दही और दूध, इन तीनों से जो है प्रोटीन प्राप्त होती है। अगला जो मांस होते हैं, मांस खाद्य जो होते हैं उनसे भी, जैसे अंडे, मछली, मांस व मुर्गा मांस, ये सभी तत्व जो हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दालें, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, मूंगफली, पनीर, दही, दूध, ये दूध से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। इसके बाद मांस, अंडे, मछली, मांस और मुर्गा, ये सभी जो हैं प्रोटीन आपूर्ति करने वाले पदार्थों के ग्रुप हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा ग्रुप होता है वह होता है विटामिन एवं खनिज लवण आपूर्ति ग्रुप। तो इस ग्रुप में सबसे पहले हरी पत्तीदार सब्जी में आप जो ले सकते हैं वह सबसे पहले होता है पालक हर एक प्रकार का अच्छा स्रोत है, इसमें आयरन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मेथी, मूली, चौलाई, ये पत्तीदार सब्जियां हैं जिनमें विटामिन, खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फल होते हैं जैसे आम, पपीता,
और कुछ ऐसे फल एवं सब्जियां होती हैं जो दोनों कैटेगरी में आ जाती हैं, जैसे गाजर, कद्दू, टमाटर और विटामिन सी युक्त पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, मेन रूप से आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अमरूद, नींबू और संतरा, ये सभी जो है विटामिन सी की प्राप्तिकर्ता के स्रोत हैं। तो ये जो है इस श्रेणी में, 3 श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है, जो आपको अलग अलग चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। प्रोटीन के लिए दालें सबसे अच्छी स्रोत हैं, जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनके लिए। उसके अतिरिक्त जो मांस, मछली, अंडे खा लेते हैं, तो वे तो अंडे, मछली, मांस सभी खाकर अपनी पूर्ति जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई शाकाहारी है तो पनीर ले सकता है अपने भोजन में, दही ले सकता है, दूध तो प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को 1 गिलास लेना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोषण की, तो संतुलित आहार जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड हो जाता है, पच जाता है, तो ये हमें प्रदान करता है पोषण। तो ये हमें प्रदान करता है पोषण, जिससे हमारा शरीर पोषित होता है, जिससे हमारा शरीर पोषित होता है। तो पोषण की अगर हम बात करें, तो पोषण वह अवस्था है जिसमें शरीर बिना रोग, बिना थके कार्य करने की क्षमता अत्यधिक मात्रा में होती है या अधिक मात्रा में होती है, पोषण कहलाता है, जिससे शरीर बिना रोग के सही रहता है। तो ये पोषण कहलाता है। अब पोषण के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, तो हम यहाँ हेडिंग करेंगे अब पोषण के प्रकार। अगर इंग्लिश में बोले तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इंग्लिश में की बात करें तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पोषण को 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आदर्श पोषण, आदर्श पोषण या इसी को ही सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण, आदर्श पोषण या सुपोषण क्या होता है? जब पोषण हमारे शरीर व स्वास्थ्य के अनुकूल हो, अर्थात फेवरेबल कंडीशन, इंग्लिश की बात करें तो हम फेवरेबल कंडीशन में हो तो क्या कहलाता है? यह सुपोषण कहलाता है, सुपोषण कहलाता है, सुपोषण कहलाता है जब भोजन हमारे शरीर के अनुकूल होता है, स्वास्थ्य के अनुकूल होता है। अच्छा, लक्षण क्या होते हैं जब भोजन जो है सुपोषण यानी शरीर के अनुकूल होता है? तो सबसे पहले शरीर सुसंगठित दिखता है, सुसंगठित दिखता है। इंसान कहता है आपकी बॉडी जो है ठीक है। दूसरा, उम्र के अनुसार भार तथा लंबाई, जब बॉडी में सुपोषण होता है तो शरीर सुगठित होता है और उसकी भार और लंबाई कैसे होते हैं? अनुकूल होते हैं। शरीर चमकीला होता है, शरीर चमकीला तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो एक सुपोषित व्यक्ति में इतने परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। मांसपेशियां मजबूत,
हड्डियां मजबूत, यानी शरीर में कोई भी किसी प्रकार की विकृति नहीं देखने को मिलती है, सुपोषण कहलाता है या आदर्श पोषण कहलाता है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करें दूसरा प्रकार पोषण का, तो वह होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण अर्थात संतुलित आहार में, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, जब हमारे आहार में या संतुलित आहार में सभी आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो वह पोषण अल्प पोषण कहलाता है। तो वह पोषण अल्प पोषण कहलाता है, अल्प पोषण कहलाता है। अल्प पोषण जो है वो दो, या अल्प पोषण करने की दो स्थितियां हो सकती हैं। अल्प पोषण की दो स्थितियां हो सकती हैं। आदमी स्वयं से अल्प पोषण नहीं करता है, या तो उसके पास पैसे की कमी होगी या फिर आहार उसका जो है डाइजेस्ट नहीं होता होगा। तो इसकी दो स्थिति होती हैं। नंबर एक स्थिति जो होती है आहार की न्यूनतम मात्रा, अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें आहार क्या है, न्यून या कम मात्रा में होता है। एक तो ये हो गई। कम कब होगा, जब उसके लिए पर्याप्त उसके घर में खाने को नहीं होगा, तो वो अपने में कम या न्यून आहार लेने लगता है। दूसरा होगा पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी, अर्थात जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अत्यधिक पौष्टिक चीज़ें नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है। एक संस्था है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद, इसने जो सर्वे किया था, इसके सर्वे के अनुसार भारत में 65% बच्चे तथा 18% बच्चे 65% बच्चे साधारण रूप से तथा 18% बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से अल्प पोषण के शिकार हैं। अल्प पोषण के शिकार हैं। इसलिए भारत में जो है बेरोजगारी और भूखमरी अधिक मात्रा में व्याप्त है। तो पोषण के हम प्रकार सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सुपोषण पढ़ा, दूसरा पढ़ा अल्प पोषण। अब तीसरे प्रकार में जो पोषण का प्रकार है वह होता है कुपोषण। तीसरा प्रकार जो है पोषण का वह होता है कुपोषण। इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो व्यक्ति के आहार में जब पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता से कम होते हैं, शरीर की आवश्यकता के अनुकूल नहीं होते, इस तरह से देख लेते हैं, अनुकूल नहीं होते, तो इस प्रकार का पोषण कुपोषण कहलाता है। कुपोषण कहलाता है। अर्थात जब हमारे भोजन में ऐसे तत्व नहीं होते जिनका हमें वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति जो क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। और ये बॉडी के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल होती है। अनुकूल नहीं होती है, क्या होती है, प्रतिकूल होती, विपरीत होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पोषण के या कुपोषण को विभिन्न प्रकारों में डिवाइड किया गया है।
कुपोषण के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके भी विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले जो बताया गया अपोषण, अपोषण, एक लाइन में हम लोग बात करेंगे। अपोषण अर्थात भोजन में, अपोषण का मतलब होता है हमारे भोजन में या भोजन में आवश्यक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में ना होना या अपर्याप्त मात्रा में होना। पर्याप्त मात्रा में ना होना क्या कहलाता है? अपोषण कहलाता है। इसे हम साधारण रूप से भुखमरी भी कह सकते हैं। ना होना, इसे हम भुखमरी भी कह सकते हैं। तो अपोषण का मतलब होता है जब पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में भोजन में नहीं होते हैं तो वह अपोषण कहलाता है, या इस कंडीशन को भुखमरी भी कह सकते हैं। लंबे समय तक अगर बने रहेंगे इस तरह तो ये भुखमरी का कारण भी बन सकता है। दूसरा प्रकार जो होता है अतिपोषण, या इंग्लिश में बोले तो ओवर डाइट या ओवर न्यूट्रिशन। ये क्या है? सामान्य से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अतिपोषण कहलाता है। और ये जो अतिपोषण होता है ये विभिन्न रोगों के लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसे अगर हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लें तो सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ परिवर्तन आ जाएंगे जिससे हम लोग कहते हैं मोटापा, या इंग्लिश में बोले तो ओबेसिटी। दूसरा दूसरा रोग जो होता है वो एथेरोमा हो जाएगा। एथेरोमा का कारण है अतिपोषण। ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन हम ग्रहण करेंगे तो एथेरोमा रोग हो जाता है। एथेरोमा जानते रहिएगा स्टूडेंट, अतिपोषण करने से मोटापा और एथेरोमा। एवं मधुमेह रोग, मधुमेह तो आप जानते होंगे, डायबिटीज जिसको कहते हैं हम लोग, डायबिटीज रोग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हम ज़्यादा मात्रा में पोषण करेंगे तो ऊर्जा भी तो अधिक मात्रा में बनेगी, और जब ऊर्जा की खपत बॉडी के अनुकूल नहीं होगी तो ऐसी मात्रा में ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एकत्रित होता रहता है और विभिन्न प्रकार से डायबिटीज को न्योता देता है। तीसरा प्रकार जो बताया गया है असंतुलन। कुपोषण का तीसरा जो प्रकार बताया गया है वो असंतुलन बताया गया है। असंतुलन किसी भी पोषक तत्वों को, इसमें इसकी डेफिनेशन जो है किसी भी पोषक तत्व को गलत अनुपात में ग्रहण करना, गलत अनुपात में ग्रहण करना अथवा कमी या अधिकता में ग्रहण करना, अधिकता में ग्रहण करना असंतुलन कहलाता है। असंतुलन कहलाता है जो कि कुपोषण का एक शिकार है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो विशिष्ट न्यूनता, चौथा कुपोषण का प्रकार है विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जब भोजन में किसी विशेष तत्व की कमी होती है तो इसे विशिष्ट न्यूनता कहा जाता है। विशिष्ट न्यूनता कहा जाता है। जैसे भोजन में आयोडीन की कमी होने पर, आयोडीन की
कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है। सॉरी, घेंगा रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये सब जो है ये क्या है, कुपोषण के लक्षण हैं। कुपोषण को यहाँ पर 4 प्रकारों में डिवाइड किया गया था, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। एक तो अपोषण। अपोषण का मतलब होता है किसी भी पोषक तत्व का भोजन में संतुलित मात्रा में ना होना अपोषण कहलाता है। इसके बाद था कुपोषण। कुपोषण का मतलब था किसी भी अतिपोषण। दूसरा जो था अतिपोषण। अतिपोषण मतलब हैवी डाइट। अधिक मात्रा में जब हम कोई चीज़ ग्रहण कर लेंगे तो वो मोटापा, मधुमेह और एथेरोमा जैसे रोगों को न्योता देती है। इसके बाद असंतुलन। जब किसी पोषक तत्व का गलत अनुपात में ग्रहण करना अथवा कमी या अधिकता में ग्रहण करना क्या कहलाता है, असंतुलन कहलाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्यूनता। जब हमारे भोजन में किसी विशेष तत्व की कमी होती है तो इसे हम विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। जैसे के रूप में हमने बता दिया, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। रक्त में आयरन की कमी से, जब हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जिसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में हो, तो रक्त में आयरन की जब कमी हो जाती है तो इससे एक एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि विशिष्ट न्यूनता का ही एक प्रभाव है। आगे अगर हम देखेंगे कुपोषण के लक्षण, अब जो हेडिंग न्यू होगी वह होगी कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं? जब हम उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेंगे तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी में होगा वह होगा कि हमारा शरीर कमजोर, चेहरे पर झुर्रियां, तथा थकान भरा दिखाई देगा। थकान भरा दिखाई देगा। त्वचा खुरदरी होगी। नंबर 2 की बात करें तो त्वचा खुरदरी, शुष्क तथा जो रंग होगा त्वचा का वह पीला प्रतीत होगा, पीला पड़ जाएगा। और अगर पोषण हम लंबे समय तक कुपोषण के शिकार रहे तो हमारी अस्थियों व मांसपेशियों की वृद्धि रुक जाएगी, जिसके कारण वयस्कों में, वयस्क का मतलब होता है एडल्ट व्यक्ति, बड़े व्यक्तियों में ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है। ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है। तथा बच्चों में रिकेटस या इसी को सूखा रोग के नाम से जानते हैं, सूखा रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें चौथे नंबर पर तो नेत्र चमकहीन हो जाते हैं। नेत्र चमकहीन अर्थात काले नहीं रहते। खुरदरे बालों में जो चमकपन होता है वह भी चला जाता है। खुरदरे बाल व चमक गायब, यह गलत हो गया।
चमक गायब, और दांत जो हैं वो शीघ्रता से नहीं निकलते। तो ये सब कारण हैं, दांत जो हैं शीघ्रता से नहीं निकलते बच्चों में, या रोगग्रस्त हो जाते हैं, दांत रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कुपोषण के लक्षण हैं। अब जो हेडिंग हम डालने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और ये क्वेश्चन जो है 100% परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। हेडिंग करेंगे हम लोग कुपोषण से होने वाले रोग। कुपोषण से होने वाले रोग। नंबर 1 जो रोग आता है वह होता है क्वाशियोरकर। ये आजकल बहुत ही पूछा जाने वाला रोग है, जो कि किसकी समस्या से होता है? ऐसे पदार्थ ना लेने पर जिनमें प्रोटीन हो। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर। दूसरा है मेरास्मस। मेरास्मस रोग, यह प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। जानते रहिएगा स्टूडेंट, ये रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर जो रोग है वो जीरोफ्थैलेमिया, जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग एक रतौंधी भी है। रतौंधी, जीरोफ्थैलेमिया, रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। इसके अतिरिक्त जो चौथा नंबर है एंडेमिक ग्वाइटर। यह आयोडीन की, या घेंगा रोग हिंदी में किसको बोले तो घेंगा रोग, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन एक और प्रभावित करती है, इससे थायराइड ग्रंथि जो है वो नियंत्रित रहती है। अगर ये आयोडीन ना लिया जाए तो थायराइड से स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन, वह प्रभावित हो जाता है और व्यक्तियों में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये कुछ कुपोषण से जनित रोग हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम विटामिन डी, और भी बहुत रोग हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, या इसी को हम लोग रिकेटस कहते हैं, रिकेटस हो जाता है, और ये बच्चों में होने वाला रोग होता है। वयस्कों में इसके स्थान पर ऑस्टोमेलेसिया, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, वयस्कों में इसके स्थान पर ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है। ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है। तो ये कुछ रोग थे जिनमें आज हमने जाना कि किस प्रकार से कौन से रोग होते हैं, कुपोषण कितने प्रकार का होता है, और जो भोजन हो संतुलित भोजन क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कल अपलोड किया जाएगा। स्टूडेंट एक बार आपसे कहूँगा, वैसे तो मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और स्टूडेंट के साथ शेयर अवश्य करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देते रहते हैं, जिसके कारण हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी के साथ गुड इवनिंग,